नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फेज़ 2 के लिए हम लोग ये बैच लेकर के आए थे, परम शक्ति बैच। तो इसका हम लोग पहला वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग इस बैच में टॉप 80 टॉपिक्स देखने वाले हैं, कुछ स्कीम्स है वो देखने वाले हैं, काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। हम लोगों ने अपने मेंटरशिप वाले बच्चों से बात किया था, जो कि फेज़ 2 के लिए क्वालीफाई किए हैं, फेज़ 1 पास करके। उन लोगों से कुछ बात किया था कि हम लोग का क्या प्लान रहेगा। हम लोग का प्लान था कि हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आपको ऑडियो नोट्स भी भेजेंगे, साथ में आपको पीडीएफ भेज देंगे। ये हमारा प्लान था, लेकिन वो प्लान अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा-सा इश्यू है। मेरा एफिशिएंसी उसमें कम है, इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो मैं दोनों करूँगा, जहाँ पर मैं आपको ऑडियो नोट भेज सकूँगा, तो मैं ऑडियो नोट भेजूँगा, अदरवाइज़ मैं फिर यहाँ पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है? जो यूट्यूब के लोग हैं, जो यूट्यूब में अभी देख रहे हैं, जो कि मेंटरशिप सेशन के अंदर नहीं है, तो फ्री में मेंटरशिप है, फेज़ 2 के लिए आप आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो आप, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कहीं पर भी मैसेज कर दो, नंबर लिख लो आप 7079759554। दूसरा नंबर है 8340613896। व्हाट्सएप में करो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर दो, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर दो, कहीं पर मैसेज कर दो, और आप अपना भेज दो डिटेल, फेज़ 1 का डिटेल, रिज़ल्ट भेज दो, ठीक है? अपना नाम भेज दो और बोल दो कि सर मुझे आना है, इसमें मेंटरशिप सेशन में आना है। तो आप आ जाओगे, फ्री में ही है फेज़ 2 का मेंटरशिप, ठीक है? अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका काफ़ी समय मैंने ले लिया यहाँ पर, मैं नहीं चाहता था इतना समय मैं आपको लूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये है डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी। ये पहला वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा रखा है, तो इसको मैं नहीं कराऊँगा, आपका समय ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है? ये दूसरा वाला जो है मास्टर डायरेक्शन, इसको मैंने कवर नहीं कराया था, तो अभी मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है? मास्टर डायरेक्शन क्या है? अगर आप ये जो है ना, ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर के एक आरबीआई सर्कुलर आया था। ये जो आरबीआई सर्कुलर है, यहाँ पर बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूल्स में। ये जो आप देखोगे, ये आरबीआई अपना वेबसाइट में डाला है, आरबीआई का एफएक्यू में भी है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को कवर किया है, बहुत सारा इसको वेबसाइट कवर किया है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा शॉर्ट्स बना है इस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक है, ये बहुत हाइलाइटेड टॉपिक है और यहाँ सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप आरबीआई वेबसाइट जाओगे, तो वहाँ पर आपको इतना बड़ा दिखेगा ना कंटेंट, कि आपको याद ही नहीं होगा। अगर आप कोई न्यूज़ चैनल जाओगे, तो वहाँ पर भी देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट है। इसको कराया सबको ही है, सबको इसको कवर कराया है, लेकिन कोई भी ठीक से कवर नहीं कराया है। बहुत सारा हमारा मेरा कॉम्पिटिटर है ऐसा लोग, जो कि कराए हैं इसको, लेकिन ठीक से नहीं करा पाए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ठीक से कराना चाहता हूँ और आपको याद भी करा दूँगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं मज़ाक नहीं कर पाऊँगा, आपको टू द पॉइंट टॉपिक बताना है मुझे, ठीक है? देखो, ये जो डायरेक्शंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर के, ये क्या है? शुरुआत में अ, देखा जा रहा था कि हमारे पास जो है इंडिया में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इसका रूल्स बहुत पुराना हो गया है। तो ये जो रूल्स है, इसको हम लोगों को अपडेट करना था। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई बोला कि चलो यार, एक मास्टर डायरेक्शन लेकर के आते हैं, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए हम लोग नए-नए रूल्स लेकर के आएँगे। जो पुराना रूल्स है उसको ओवरहॉल करेंगे, उसको ठीक करेंगे। इसी के लिए ये मास्टर डायरेक्शन आया। कब आया? 2022 में आया। ठीक है, 2022 में आया। इसका नाम था क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस। इसके अंदर बहुत सारा बात कहा गया, लेकिन हम लोग ये बात को नहीं पढ़ने वाले। अभी 2023 में क्या हुआ है कि इस पे भी अमेंडमेंट आ गया है। मतलब तभी रूल्स आया था, अब रूल्स में भी अमेंडमेंट आ गया है। अमेंडमेंट हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी जगह आप देखिएगा तो अमेंडमेंट आप पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरा एकदम समराइज़ किया हुआ है। जो भी डायरेक्शंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा, वो 3 कैटेगरी में मैंने बाँटा है, ठीक है? एक कार्ड इश्यूअर्स को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया गया है, उसको बाँटा है। फिर दूसरा, 1 मिनट, दूसरा को ब्रांडेड कार्ड को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और डायरेक्शंस फॉर कार्ड्स इन अदर फॉर्म, कुछ कार्ड जिससे आप पेमेंट करते हैं, वो कार्ड अलग-अलग फॉर्म में भी रहता है। फॉर एग्जांपल, आप वियरेबल, जैसे कि एक घड़ी है, घड़ी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने ये घड़ी एक रिलीज़ किया था, जिससे आप पेमेंट कर सकते थे। तो वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, वो कार्ड है इन अदर फॉर्म, है ना? वो कार्ड एक चिप ही तो होगा उसमें, तो कार्ड है इन अदर फॉर्म। तो उसके बारे में भी कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्ड इश्यूअर से। कार्ड इश्यूअर को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया गया है? तो कार्ड इश्यूअर को लेकर के कहा गया है, आरबीआई ने कहा है कि देखो, जो भी कार्ड इश्यू करता है, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, जो कि कार्ड इश्यू करता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इश्यू करता है, वो लोग जो है बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इश्यू कर सकता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इश्यू कर सकता है विथ एड ऑन कार्ड्स। अब ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये जानना जरूरी है। एड ऑन कार्ड क्या होता है, ये जानना जरूरी है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि कोई बिजनेस के लिए हम लोग किसी इंडिविजुअल को या फिर कोई एंटिटी को बिजनेस क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं, ताकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर सके। लेकिन यहाँ पर एड ऑन कार्ड क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है आर एंड ग्रेड, तो हम जो लैपटॉप खरीदते हैं बिजनेस के लिए, हम जो बिजनेस के लिए टेबल खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है, तो ये सब के लिए हम बिजनेस क्रेडिट कार्ड लिए हैं। इसमें मेरा लिमिट है 1 लाख का। तो मेरे पास जो कार्ड है बिजनेस क्रेडिट कार्ड, ये है प्रिंसिपल कार्ड, जिसमें हम 1 लाख का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ बहुत एड ऑन कार्ड भी आए मेरे पास। एड ऑन कार्ड होगा तो मेरा जो स्टाफ है या जो मेरा मैनेजर है, वो भी पेमेंट कर पाएगा। तो उसके लिए हम एक एड ऑन कार्ड लेकर के आए।
तो मेरा जो स्टाफ है वो एड ऑन कार्ड लेकर के आए, तो उसके लिए हम लोगों ने लिमिट सेट किया 50,000। तो अगर उसका 50,000 लिमिट है ना, तो मेरा 50,000 ही हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा बिजनेस के लिए हमारे पास 1 लाख का दिया गया था क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो मैंने लिमिट लिया था 1 लाख का, लेकिन मेरे अंदर एक एड ऑन कार्ड आ गया, तो मेरा जो लिमिट है वो बढ़ गया। इसको ही बोलते हैं बिजनेस क्रेडिट कार्ड और एड ऑन कार्ड। तो यहाँ पर आरबीआई कहता है कि जो भी कार्ड इशुअर है, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, ये लोग कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन लेकिन उन लोगों के पास इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए टू मॉनिटर एंड यूज अ फंड। कोई भी कार्ड इशूअर जो कि कार्ड इशू कर रहा है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इशू कर रहा है टू इंडिविजुअल्स या फिर टू एंटिटीज, उनके पास इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो मॉनिटर कर पाए कि ये जो पैसा है वो एंड में कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। दे शुड हैव इफेक्टिव मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड यूज अ फंड, ताकि ये मालूम चले कि कहीं ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में तो यूज नहीं हो रहा है, कहीं ये पैसा टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने कहा कि देखो, बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी कार्ड इशू करता है, तुम लोग बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकता है, विथ एड ऑन कार्ड भी इशू कर सकता है, लेकिन आपके पास एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए टू मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड। इसके बाद कहा गया जो क्रेडिट इशूअर है उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट डाउन डाउन क्या उसको बोल सकते हैं, अबाउट सम प्रॉब्लम्स इन पेइंग ओनली द मिनिमम अमाउंट ड्यू। देखिए क्या होता है कि जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो वहां पर आपको एक्चुअल अमाउंट दिख रहा होता है, साथ में एक मिनिमम अमाउंट ड्यू भी दिख रहा होता है। उसका क्या मतलब होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि कम से कम आप इतना तो पे कर दीजिए इस मंथ में, उसका नेक्स्ट मंथ में जो आपका मेन अमाउंट है उसको पे कर दीजिएगा। तो हर बार आपको हर महीना एक मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर कार्ड इशुअर्स को ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से आपका मेन अमाउंट पे नहीं होता है, ऊपर से मेन अकाउंट अमाउंट जो है वो धीरे 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 करके बढ़ते रहता है, उसमें कंपाउंडिंग लगते रहता है। तो ये बात जो है ये कार्ड इशुअर्स को बताना पड़ेगा, जो भी कार्ड होल्डर है। कहाँ पर बताएगा, एमआईटीसी के अंदर बताएगा। एमआईटीसी का क्या मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। हालांकि कायदे से तो ये सब बात बताया जाता है कहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशन में। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत बड़ा होता है, तो वहां पर जो भी कार्ड होल्डर है वो तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए आरबीआई कहता है कि ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को आपको बताना पड़ेगा एमआईटीसी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। क्या वर्डिंग रहेगा, क्या बताना पड़ेगा, मेकिंग ओनली द मिनिमम अमाउंट एवरी मंथ would result in the repayment stretching over months or years with consequential compounded interest payment on your outstanding balance। ये चीज बताना पड़ेगा, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको एमआईटीसी के अंदर में, ठीक है, रिगार्डिंग मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पास्ट ड्यू रिपोर्टिंग को लेकर के क्या बात कहा गया वो भी हम लोग जाना जरूरी है। यहाँ कहा गया कि देखो, जो भी क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जो भी अकाउंट को तुम पास्ट ड्यू डिक्लेयर कर रहे हो, पास्ट ड्यू बता रहे हो, तो तुम तुरंत नहीं बताओ। एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए कि एक अकाउंट जो है वो पास्ट ड्यू हो गया, तो उसके बाद है ना, बिना कार्ड होल्डर को बताए हुए उसमें पैसा लगने लगता है, पिनल चार्जेस लगने लगता है। तो यहाँ पर आरबीआई बोलता है कि पहले तो तुम तुरंत से उसको चालू मत करो, 3 दिन का समय दो, कार्ड होल्डर को 3 दिन का समय दो, और ये 3 दिन में उसको तुम रिपोर्ट कर दो, कार्ड होल्डर को बता दो कि एक कार्ड होल्डर भाई, तुम्हारा जो है क्रेडिट कार्ड अकाउंट ये पास्ट ड्यू होने वाला है, अगर पेमेंट करना तो कर दो 3 दिन के अंदर, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पास्ट ड्यू डिक्लेयर कर देंगे, पास्ट ड्यू रिपोर्ट कर देंगे कहाँ पर, सीआईसी के अंदर। सीआईसी मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो क्या करता है, जो कि क्रेडिट इसको निर्धारित करता है। तो देख लो कार्ड होल्डर, ये 3 दिन के अंदर तुम कर दो पेमेंट, अदरवाइज ये जो आपका अकाउंट है ये पास्ट ड्यू हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको रिपोर्ट कर देंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को। ऐसा बात था। तो बिफोर रिपोर्टिंग, पहले तो रिपोर्ट कर देना होगा किसको, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि जो प्रोसीजर है जिसे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ये बोर्ड अप्रूव्ड हो, और साथ में कार्ड होल्डर को ये चीज मालूम चले, ठीक है। अगर कस्टमर जो है या फिर कार्ड होल्डर जो है ये सेटल कर देता है आफ्टर रिपोर्टिंग, पहले जो है कार्ड इशूअर जो है रिपोर्ट कर दिया सीआईसी को, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, और उसके बाद कस्टमर पे कर रहा है, उसके बाद कस्टमर ड्यूज जो है वो सेटल कर रहा है, तो इस बात का भी मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा कार्ड इशूअर को। कार्ड इशूअर को बताना पड़ेगा सीआईसी को, अरे सीआईसी भाई ये तो पेमेंट कर दिया यार, तो पेमेंट कर दिया, टेंशन मत लो, तो पेमेंट कर दिया, तो ये बात आपको बताना पड़ेगा विदिन 30 डेज। किसको बताना पड़ेगा, सीआईसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट हो रहा है उसका डिस्क्लेजर या फिर उसका इंफॉर्मेशन आप रिलीज नहीं कर सकते हैं बिना डिस्प्यूट को सेटल किए हुए, ठीक है। तो ठीक है, इसको तो ध्यान नहीं देना है, बात यहाँ चार चार बात यहाँ ध्यान देना था, ठीक है। कि आपको 3 दिन कम से कम देना पड़ेगा, 3 दिन के बाद ही आप, जैसे ही पास्ट ड्यू हो गया 3 दिन आपको देना पड़ेगा, तब आप पास्ट ड्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं, किसको, सीआईसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सीआईसी को रिपोर्ट करने के बाद कस्टमर पेमेंट कर देता है, सेटल कर देता है ड्यूज को, तब फिर आपको उसको सीआईसी को बताना पड़ेगा कि पेमेंट कर दिया भाई, तुम उसको ठीक कर दो, विदिन 30 डेज काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया। फिर कस्टमर को लेकर के ना,
बहुत सारे इशू आ रहा था, तो वो इशू को सॉल्व करने के लिए भी कुछ मास्टर डायरेक्शन के अंदर कुछ डायरेक्शन आया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि देखो जो भी कार्ड इशूअर होता है, ये लोग जो है ना क्रेडिट कार्ड को लेकर के अलग अलग बिलिंग साइकिल रखता है, हर कंपनी अलग अलग बिलिंग साइकिल रखता है। तो यहाँ पर कस्टमर को भी ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए एक ऑप्शन देना चाहिए, जिसमें कि कस्टमर चुन सकता है, एक बार मॉडिफाई कर सकता है बिलिंग साइकिल को। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कार्ड होल्डर शैल बी प्रोवाइडेड ऑप्शंस टू मॉडिफाई द बिलिंग साइकिल ऑफ द क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट वंस। ठीक है, एक बार कम से कम उन लोगों के पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि वो लोग जो है बिलिंग साइकिल है अपना मॉडिफाई कर सकता है। डेटा सिक्योरिटी भी एक रीजन बना हुआ है, इसको लेकर के क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी कस्टमर से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे जो नंबर लेते हैं आप, तो बिना कॉन्सेंट का आप ले नहीं सकते हैं, आपको एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। आप उसे लिखित में आप लेंगे कॉन्सेंट, या फिर डिजिटली में भी आप लिखित में लेंगे, तब जाकर के आप इन्फॉर्मेशन उनका ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इन्फॉर्मेशन ले भी लिए हैं, तब आपको जो है एक्सटेंड लीगल फ्रेमवर्क ऑन डेटा प्रोटेक्शन, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गया। अब फिर बात आया है अनसॉलिसिटेटेड कार्ड का। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है और इसको आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि अनसॉलिसिटेटेड कार्ड क्या होता है। ये जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपने देखा होगा मेरी मम्मी को ना कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक वाला क्या किया है, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक वाला क्या किया है, आपने ही भेज दिया है ये क्रेडिट कार्ड। हम तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, हमको आपने भेज दिया। ये क्या है, बिना मांगे अगर हमको कोई कार्ड दे रहा है तो उस कार्ड को हम लोग बोलते हैं अनसॉलिसिटेटेड कार्ड। अनसॉलिसिटेटेड कार्ड ऐसे अगर दे दिया है, तो हमारे पास है ना ऑप्शन रहता है कि हम लोग इसको मना कर दें। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हमने ले लिया क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो रिन्यू करते समय ना हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो रिन्यूअल के पास हमारे पास ऑप्शन रहता है टू डिक्लाइन द कार्ड, हम लोग कार्ड को डिक्लाइन कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग या अगर जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया है, तो अब जो है रिप्लेसमेंट कार्ड जो आएगा वो बिना कंसेंट का नहीं आ सकता है। यानी रिप्लेसमेंट कार्ड जब वो बैंक भेजेगा, तब पूछेगा कार्ड होल्डर से कि आपको चाहिए रिप्लेसमेंट कार्ड, अगर वो हम लोगों का एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट रहा तभी वो भेज सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि अनसॉलिसिटेड कार्ड है, ये आप गलत भेजे हैं, इसको आप जल्दी से क्लोज कर दीजिए, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, बैंक को क्लोज करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज। ठीक है, विद इन 7 वर्किंग डेज बैंक को क्लोज करना पड़ेगा, अगर हम लोग एक बार बोल दिए कि हम लोग का क्रेडिट कार्ड का जो है क्लोज कर दीजिए। अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं क्लोज करता है, तो उस केस में उसको पेनल्टी लग जाएगा, बैंक को पेनल्टी लग जाएगा। कितना लगेगा, 500 पर कैलेंडर डे ऑफ द डिले पेएबल टू द कार्ड होल्डर। ठीक, मतलब समझिए 7 दिन के अंदर तो उसको क्लोज करना था, अगर नहीं क्लोज कर पाया तो उसके बाद से पर डे 500 रुपया कार्ड होल्डर के पास आते रहेगा। ये तो कार्ड होल्डर के मजे ही मजे हो गए। ठीक है, कब तक आते रहेगा, जब तक वो अपना अकाउंट बंद नहीं करता है, जब तक कार्ड को क्लोज नहीं करता तब तक पैसा आते रहेगा। और ये पैसा कौन देगा, वही देगा, उसके लिए पेनल्टी हो गया। ठीक है, साथ में अगर मान लीजिए कि क्लोज नहीं किया क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं किया और उससे कोई फ्रॉड हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो लॉस किसका हो गया, कस्टमर का। तो वो जो फाइनेंशियल लॉस होगा, वो जो लॉस ऑफ टाइम होगा, एक्सपेंसेस होगा, हरासमेंट होगा, या फिर मेंटल एंग्विश होगा, उसके लिए पेमेंट कौन करेगा, बैंक या फिर कार इशूअर। तो कार इशूअर अगर मान लीजिए गलती से या फिर वो अपने मार्केटिंग तरीका से एक बार क्रेडिट कार्ड को इशू कर दिया और आप बोले कि हमको नहीं चाहिए, इसको बंद करो, और अगर वो 7 दिन के अंदर बंद कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो 500 पर डे वो देगा आपको। और साथ में अगर वो बंद नहीं किया और वही कार्ड से कुछ लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपको हरासमेंट फील करना पड़ा, मेंटल एंग्विश हुआ, तो उसके लिए भी कंपनसेट करेगा ये कार्ड इशूअर्स। इसके बाद विद इन 30 डेज, अगर मान लीजिए कि विद इन 30 डेज वो काम नहीं करता है, आपका नहीं सुनता है और बंद नहीं करता है, तो उस केस में आप आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कहा गया है कि देखो कोई भी बैंक डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है टू सीसी और लोन अकाउंट। सीसी या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, ये तो आपका एक लोन का ही तरीका हो गया ना, लोन का वाला अकाउंट हो गया। तो लोन वाला अकाउंट में आप डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। लोन वाला में तो मोस्टली आप क्रेडिट कार्ड तो यूज कर ही रहे हैं ना, तो डेबिट कार्ड आप इशू नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड आप 2 ही जगह यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन है, सिर्फ 2 ही जगह यूज कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई लोन लिया है, तो उस केस में वो डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकता है, और किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट से वो डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकता है, अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया है तो भी। ठीक है, तो लोन के केस में कोई भी बैंक जो है वो डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तो देखा कि कार्ड इशुअर्स के लिए बहुत सारा चीज लेकर के आया है आरबीआई। ठीक है, इसके बाद कार्ड को ब्रांडेड कार्ड के लिए क्या लेके आया है, को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है ये भी जान लीजिए।
हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कुछ कुछ कार्ड में क्या लिखा रहता है, दोनों नाम लिखा रहता है, फ्लिपकार्ट भी लिखा रहेगा और इधर आईसीआईसीआई बैंक रहेगा, कभी कभी एसबीआई रहेगा और यहाँ रहेगा अमेजन। ठीक है, मतलब कि को ब्रांडेड कार्ड, एक जो कार्ड इशू कर रहा है उसका नाम तो रहता ही है हर जगह, जैसे बैंक एनबीएफसी उसका नाम तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन साइड में ना एक और नाम रहता है, ये जो साइड वाला नाम है ये मार्केटिंग के लिए ऐड करता है, समझे, तो उसका भी कुछ नाम हो, ठीक है, इसके लिए वो ऐड करता है। तो उसके लिए लेकर के आया है कुछ डायरेक्शंस। इसमें कहा गया है कि अगर कोई को ब्रांडेड कार्ड है, उसमें एसबीआई या फिर कोई बैंक का भी नाम है और साथ में कोई ब्रांड का भी नाम है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये को ब्रांडेड अरेंजमेंट है। तो आपको एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करना पड़ेगा ऑन द कार्ड अबाउट को ब्रांडिंग अरेंजमेंट। साथ में को ब्रांडिंग पार्टनर जो है वो कभी एडवर्टाइज ऐसा नहीं करेगा कि ये जो कार्ड है ये मेरे द्वारा इशू किया गया है, वो कभी भी ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। तो को ब्रांडिंग पार्टनर शैल नॉट एडवर्टाइज एज इट्स ओन प्रोडक्ट। ठीक है, हर जगह जितना मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग होगा तो वहां पर कार्ड इशूअर का नाम ही शो होगा। ठीक है, अगर को ब्रांडेड जो को ब्रांडिंग पार्टनर है जो कि उसमें पार्टनर किया है और अपना नाम लिखवाया है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहना चाहिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। मान लीजिए आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ कार्ड इशूअर के पास होना चाहिए, और जो पार्टनर किया है वो ब्रांडेड कार्ड में उसके पास नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ एसबीआई और फ्लिपकार्ट मिल करके एक कार्ड लगाया है, तो फ्लिपकार्ट के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि एक बार कार्ड इशू हो गया, उसके बाद थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नहीं होगा जो पार्टनर होगा जो फ्लिपकार्ट है या फिर कार्ड को ब्रांडेड कार्ड से जो को ब्रांडिंग पार्टनर है वो थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई भी प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं रहेगा, एक्सेप्ट एक में रह सकता है। किस में रह सकता है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया कस्टमर को, तो ग्रीवांस हो गया उनको, तो वो वहां पर अगर बोलेगा कि देखो फ्लिपकार्ट ये तुम्हारा ही कार्ड है इसमें हमको प्रॉब्लम आ गया, तो फ्लिपकार्ट बोलेगा कि हाँ हम मानते हैं, और फिर वो बात करेगा। यानी कि उस केस में सिर्फ जो को ब्रांडिंग पार्टनर है वो बातचीत कर सकता है, अदरवाइज वो कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा, सिर्फ उसका नाम है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद एक और चीज कि कार्ड ट्रांजेक्शन जो है, कार्ड ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ये फ्लिपकार्ट रखेगा नहीं लेकिन दूसरे को बता सकता है। ऐसा क्या होगा कि जो कि ट्रांजेक्शन हम नहीं लेंगे लेकिन आपको बता सकेंगे। तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक कस्टमर मांग रहा है मैं ट्रांजेक्शन के बारे में बताओ, ये फ्लिपकार्ट से मांगने के लिए गया है, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, ये एसबीआई से मांगेगा और इसको शो कर देगा। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट नहीं देखेगा। तो ये थोड़ा अजीब बात नहीं हो गया कि ये एसबीआई से लेगा और इसको बता देगा, लेकिन ये खुद देखेगा नहीं। ये खुद कैसे नहीं देखेगा, ये इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि ये जो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, और ये सीधा कस्टमर को मालूम चल जाएगा, फ्लिपकार्ट इसको नहीं देख पाएगा, समझे, या फिर जो को ब्रांडिंग पार्टनर है इसको नहीं देख पाएगा। इसके साथ साथ प्रायर अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक और एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई टू बिकम को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द कार्ड इशूअर्स। ठीक है, मतलब क्या रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बैंक से या फिर एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ रिलेटेड है, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर को ब्रांडिंग पार्टनर बनना है तो उस केस में उसको कोई भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो को ब्रांडेड कार्ड को लेकर क्या क्या बात कहा गया, पहला बात कहा गया कि जब वो को ब्रांडेड कार्ड होगा तो वहां पर एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये को ब्रांडेड कार्ड ही है। साथ में जो को ब्रांडिंग पार्टनर होगा वो कभी एडवर्टाइज नहीं करेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है। तीसरा, जो को ब्रांडिंग पार्टनर है इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शन। चौथा, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम होता है और वो आता है को ब्रांडिंग पार्टनर के पास, तो उसकी उस केस में सिर्फ उस केस में ये इन्वॉल्व होगा, उसका हेल्प करेगा, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं हेल्प करेगा, ये थोड़ा सा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा पूरा ट्रांजेक्शन में या फिर पूरा सिस्टम में, सिर्फ इसका नाम पड़ा हुआ, दैट्स इट। लास्ट में अगर कार्ड के बारे में ट्रांजेक्शन लेना चाहता है कोई कस्टमर, तो उस ट्रांजेक्शन को फ्लिपकार्ट या फिर को ब्रांडिंग पार्टनर जो है वो बता सकता है। कैसे बता सकेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये चुपचाप से ले लेगा, बैंकों से या फिर एनबीएफसी से या फिर कार्ड इशूअर से इन्फॉर्मेशन ले लेगा और शो करा देगा, लेकिन खुद नहीं देखेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कि जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी है जिसको को ब्रांडिंग पार्टनर बनना है तो वो बन सकता है, उसके लिए कोई भी अप्रूवल जरूरत नहीं है। ठीक है, अदर फॉर्म्स, ठीक है, अदर फॉर्म्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक जो है अभी एक घड़ी लाया था, ठीक है, उस घड़ी के अंदर ना कार्ड का चिप था, तो कार्ड का चिप था तो उससे पेमेंट हो जाता था। तो वही बोल रहे हैं कि जब कार्ड जो है वो अदर फॉर्म्स में आ गया है, जैसे कि फिटबिट नाम का एक आ गया, उसके अंदर आ गया, मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच है उसके अंदर आ गया, तो उस केस के लिए भी कुछ यहाँ पर लिखा गया आरबीआई द्वारा। यहाँ पर कहा गया कि देखो इस केस में भी अगर मान लीजिए कि आप वेरिएबल्स में इसको डाल रहे हैं और कस्टमर को दे रहे हैं, तो उस केस में भी आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना पड़ेगा कस्टमर से लेना पड़ेगा। और कहा गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं
वो सेम टू सेम कार्ड के जैसा ही होगा। कार्ड के लिए जो जो गाइडलाइंस इशू हो रहा है वो सेम गाइडलाइंस आप पे भी फॉलो होगा जो वेरिएबल्स में कार्ड डाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक कार्ड है, अल्टीमेटली वहां पर भी तो एक चिप है। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस कार्ड के लिए होता है वो गाइडलाइंस इस वेरिएबल के लिए भी होगा। ठीक है। और ये जो अदर फॉर्म्स में लेकर के आएगा, यहाँ पर ऑप्शन भी ये लोग देगा, जो कार्ड इशूअर है या फिर वो जो वेरिएबल बेच रहा है वो ऑप्शन भी देगा टू डिजेबल और ब्लॉकिंग द फॉर्म फैक्टर। ठीक है। वो ऐसा डिजेबल करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए बोल सकता है कि नहीं हमको इसमें नहीं चाहिए, हम खड़ी में नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए भी उसके बाद ऑप्शन रहना चाहिए, ऑप्शन कार्ड इशूअर देगा। बस इतना सा बात था। ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में रख रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो थैंक यू। ठीक है।